एवरीवन, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर हम आपके साथ उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं हेडिंग दे रही हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में टर्म्स तक समझ चुके थे कि टर्म्स क्या होते हैं और उनके आगे से उनकी सब हेडिंग कि लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकता है। तो अब आगे चलते हैं। हम टर्म्स के बाद एक नया वर्ड हमें यहाँ पे सुनने को मिलता है, वो है कोफिशिएंट। ठीक, अब हम समझते हैं कि कोफिशिएंट वर्ड क्या होता है। कोफिशिएंट वर्ड वैसे जनरली अगर हम कहें तो कोफिशिएंट जो है वो न्यूमेरिकल फैक्टर कहलाता है। न्यूमेरिकल फैक्टर हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, उसको ये नए नए वर्ड नजर आ रहे हैं, सुनने में पढ़ रहे हैं कि न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, तो मेरी पिछली वीडियोस को देख सकता है जहां से ये हमारी सीरीज शुरू हुई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे हम उसके एडवांस स्टेज पर नहीं जा पाएंगे। तो आप पिछली वीडियोस को निकाल कर सुन सकते हैं कि न्यूमेरिकल फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक, तो हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोफिशिएंट की तरफ आते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि जनरली हम एक टर्म के अंदर जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है उसी को कोफिशिएंट, जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है सॉरी, उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखकर दिखाती हूँ, 4x² माइनस 3xy प्लस 2a²b। ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिया है। तो कोफिशिएंट जो मैं आपको कह रही हूँ कि न्यूमेरिकल फैक्टर है वो इसमें हो गया 4। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट क्या है तो आप कहेंगे 4 है। सेकेंड टर्म में बोलेंगे तो आप कहेंगे -3 है, साइन के साथ लेना होता है। और थर्ड टर्म में कहें तो आप कहेंगे 2 है। तो मेरा एक्चुअली में कहने का मतलब यही था कि जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स होते हैं वही हमारे कोफिशिएंट होते हैं जनरली। बट समटाइम्स हम बहुत से ऐसे क्वेश्चंस फेस करते हैं जहां पर हम कोफिशिएंट को कैसे डिफाइन कर देते हैं। तो हम कह देते हैं कि कोफिशिएंट इज एनी फैक्टर इन द टर्म ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टर्म। मीन्स कि आप टर्म में किसी को भी कोफिशिएंट कह सकते हैं जिसका आपसे कोफिशिएंट पूछा गया है। कैसे? लाइक मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है 6x² प्लस 2xyz। ठीक, ये एक एक्सप्रेशन है दो टर्म्स का। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y इन दिस एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, y का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं ना। तो आपने क्या करना है कि y को छोड़कर बाकी बचा हुआ टर्म का हिस्सा ही उसका कोफिशिएंट बन जाता है। यानी कि y को आपने हाइड कर देना है। आप यहां लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट इन फर्स्ट टर्म में, सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात हो रही है अभी। तो आपने y को ही छोड़ देना है और उसका बचा हुआ पार्ट ही उसका कोफिशिएंट बन जाता है। और अगर सेकेंड टर्म में आ जाएं और आपसे सेम y का ही कोफिशिएंट पूछा है तो आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकेंड टर्म में y का कोफिशिएंट, y को ही आपने छोड़ देना है। जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसी को हाइड कर दो, जो बच गया पार्ट वही उसका कोफिशिएंट बन जाता है 2xz। तो एक्चुअली मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए व्हाट इज अ कोफिशिएंट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप कहेंगे कि कोफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म या इन द टर्म। ठीक, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इस वर्ड को मैथ्स में यूज करेंगे
तो हम क्या इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन में ट्विस्टिंग कर देंगे। हम डेफिनेशन में ट्विस्टिंग क्या कर रहे हैं कि कोफिशिएंट इज एनी फैक्टर इन द टर्म ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टर्म, यानी कि टर्म का कोई भी फैक्टर उसका कोफिशिएंट बन जाएगा जिसकी क्वेश्चन में डिमांड करी गई है, यानी कि जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है आप उसको छोड़ देंगे और बाकी का बचा हुआ पार्ट टर्म का उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो मैं एक समझाने के लिए एक आसान सी अलग सी भाषा यूज करती हूँ आपके लिए कि सपोज मैं कहूँ कि मेरा एक घर है और मेरे लेफ्ट में भी एक घर है और मेरे राइट में भी एक घर है, तो ये दोनों मेरे पड़ोसी हो गए, लेफ्ट और राइट वाले। यानी कि मेरा कोफिशिएंट पूछा जाए तो कोफिशिएंट मींस पड़ोसी, साथ वाला, पड़ोसी साथ वाले को ही कहते हैं नेबर्स जिसे हम कहते हैं। तो मैंने कहा कि मेरा कोफिशिएंट कौन है, तो मेरे घर को छोड़कर मेरे लेफ्ट और राइट वाले सभी मेरे कोफिशिएंट्स हैं। तो शायद इस तरह से आपको समझ में आए, तो मैंने कहा कि आपको इस तरह से समझाया जाए कि जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसी को छोड़कर उसके सभी पड़ोसी उसके लिए कोफिशिएंट हैं। ठीक है, हम एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कोफिशिएंट मींस पड़ोसी और पड़ोसी मींस साथ वाला। ठीक, अब हम ले लेते हैं एक दो एग्जांपल्स ताकि आपको कोफिशिएंट समझ में आए। हमने कोफिशिएंट से काफी बच्चे गलतियां कर देते हैं कोफिशिएंट निकालते वक्त, तो मैंने एक अच्छे से इस टॉपिक को लिया है ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक एक्सप्रेशन और आपके लिए। ठीक, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, आप सुनते जाएंगे ध्यान से। मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ले लिया है। देखिए, अगर तो क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं आता, सिर्फ लिखा जाता है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो आप कहेंगे कि फर्स्ट टर्म में हमारा कोफिशिएंट -8 है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं बोला कि किसका कोफिशिएंट, कौन सा कोफिशिएंट, तो आपने तो फिर सिर्फ आंख बंद करके न्यूमेरिकल फैक्टर ही लेना है कि फर्स्ट टर्म में हमारा कोफिशिएंट हो गया -8, सेकेंड वाले में हो गया 7 और थर्ड वाले में हो गया 8। सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्टर ही हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं किया कि किसका कोफिशिएंट लेना है तो आपने ऐसे ही करके आना है। दूसरी बात, कोफिशिएंट लेते वक्त साइन भी आता है साथ में। ये नेगेटिव था तो मैंने माइनस लिया, आप चेक करिए। ये पॉजिटिव था तो प्लस का तो साइन लगाते ही नहीं है, तो इसलिए मैंने लगाया भी नहीं है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं फिर से बोल देती हूँ, जब मेंशन ना किया जाए कि आपको किसका कोफिशिएंट लेना है तो आपने फिर कुछ भी नहीं करना, न्यूमेरिकल फैक्टर ले लेना है। और दूसरी बात कि अगर नेगेटिव है तो उसका साइन साथ में आएगा। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि उसमें मेंशन किया गया है कि हमें किसका कोफिशिएंट लेना है। जैसे 8xyz - 3x²y²z -6xyz²। ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है आपके सामने। और सपोज मैं क्वेश्चंस वर्बली ओरली आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन फर्स्ट टर्म, सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात कर रही हूँ मैं। उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट टर्म में बताइए कि क्या कोफिशिएंट होगा z का, यानी कि z का पड़ोसी कौन है। चलो, और सिंपल सी बात, कोफिशिएंट को मैंने पड़ोसी ही बोल दिया है कि z का पड़ोसी कौन है। तो z का पड़ोसी पूछा है तो z तो नहीं आने वाला इसका मतलब, तो z को हाइड कर दो। z को हाइड करा तो उसका पड़ोसी कौन बना, 8x और y, तीनों बन गए। ठीक, अब अगर पूछा जाता कि सेकेंड टर्म में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² इन सेकेंड टर्म, x² का पड़ोसी कौन है सेकेंड टर्म में, तो आपने सिर्फ x² को ही हाइड कर देना है, बाकी सब ले लेना है। क्या, माइनस ले लेना है, 3 ले लेना है, y² ले लेना है और z ले लेना है। यानी कि जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए बस उसी को छोड़ दो और बाकी उसके पड़ोसी ले लो। ठीक,
और अगर क्वेश्चन आ जाता व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन, आप कोई टर्म मेंशन नहीं किया, आप बोल दिया इस एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप आ जाओ फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में x का कोफिशिएंट बोला है तो आपने तो x को ही हाइड कर देना है। तो x फर्स्ट टर्म में x का कोफिशिएंट आ गया 8yz, x को ही छोड़ना है, जिसका कोफिशिएंट पूछा है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसी को छोड़ दो, बाकी सबको ले लो। तो 8yz आ गया फर्स्ट टर्म में x का कोफिशिएंट। आप चलिए सेकेंड टर्म में। अब सेकेंड टर्म में आप क्या देखते हैं, कई बच्चे ये भी गलती कर जाते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सेकेंड टर्म में x का कोफिशिएंट बोला है लेकिन है तो नहीं यहाँ पर x, लेकिन बच्चे कहते हैं दिख रहा है ये रहा, नहीं ये x स्क्वायर है। आप फोकस करिए यहाँ पर, ये x स्क्वायर है, हमसे कोफिशिएंट x का पूछा है, x और x स्क्वायर में फर्क है। तो आप इसमें क्या करेंगे, मैं आपको इसमें थोड़ा सा चेंज बताती हूँ। आप इसमें एक तो ये कर सकते हैं कि x स्क्वायर है तो इसको x इंटू एक्स लिखिए और y स्क्वायर z लिखिए। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट पूछा है तो आप चाहें तो x को हाइड कर कर, एक x को हाइड कर कर ये दे सकते हैं 3xy स्क्वायर z, राइट, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो आप इस बात पे फोकस करेंगे कि आपसे कोफिशिएंट जिसका पूछा गया उसकी पावर भी आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ वेरिएबल पे ही नजर नहीं डालनी कि वेरिएबल सेम है, किस पावर वाले वेरिएबल का आपसे कोफिशिएंट पूछा है उस बात पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक, अब चलते हैं कि लास्ट टर्म में आपको x नजर आ रहा है जी, लास्ट टर्म में भी x है तो इसका कोफिशिएंट पूछा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, आप बोर्ड पे देखिए, मैं इसको ऊपर मेंशन कर रही हूँ एरो डाल के, x को हाइड कर दो तो बचा क्या -6y z स्क्वायर, जिसका कोफिशिएंट पूछा है बस उसी को ही हटा देना है। बहुत सिंपल सी बात, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसी को हाइड करना है और बाकी उसके सारे पड़ोसी ले लेने हैं। और इस बात पे भी ध्यान देना है कि टर्म के अंदर पूछा है या पूरे एक्सप्रेशन में पूछा है। अगर पूरे एक्सप्रेशन में पूछा है तो सारे टर्म्स का 1 बाय 1 कोफिशिएंट लेना है, और अगर किसी पर्टिकुलर टर्म का बोला है तो सिर्फ उसी टर्म में आपको चेक करना है कि उसका कोफिशिएंट क्या है। ये छोटी छोटी बेसिक पॉइंट्स थे कोफिशिएंट के बारे में, जो या तो आपको एमसीक्यूज में नजर आएंगे या और ज्यादा वेटेज वाले आपको क्वेश्चंस में नजर आएंगे। तो ये बेसिक पॉइंट्स आपको अपने माइंड में सेट रखने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट वर्ड का, कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, कैसे इनको अप्लाई किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। गुड बाय।